कल पूरे देश ने योगा मनाया। योग पथ, राजपथ को योग पथ में तब्दील किया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा पूरी दुनिया में भारत की ताकत को पहचाना गया। लेकिन हिंदुस्तान में योग के नाम पर, योगा के नाम पर राजनीति चरम पर 24 घंटों के बाद पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो बीजेपी के या विपक्ष हो कांग्रेस या लालू यादव जैसी पार्टियों का, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। योग का राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी जो कहानी है इस पूरे विवादों के बीच में है वो है राम माधव, बीजेपी के महासचिव राम माधव के ट्वीट को लेकर। राम माधव ने उपराष्ट्रपति पर हमला किया था, ये कहते हुए कि उन्होंने आज योग दिवस में हिस्सा क्यों नहीं लिया। लेकिन जब उनको सच्चाई पता लगी, उन्होंने बाकायदा एक और ट्वीट कर माफी भी मांग ली, अफसोस भी जता दिया। लेकिन दिक्कत इसके बाद शुरू हुई। राम माधव ने अपने ये दोनों ट्वीट अपनी टाइमलाइन से हटा दिए। अब कांग्रेस को मौका मिला, लालू यादव को मौका मिला, तमाम बीजेपी के विरोधियों को मौका मिला ये कहने का कि राम माधव को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उपराष्ट्रपति के संस्था का, उनकी कुर्सी का, उनके पद का अपमान किया है। क्या राम माधव माफी मांगेंगे? पहले ये कहानी और उसके बाद इसी विषय पर मेहमानों से चर्चा। रविवार को दिल्ली का राजपथ योग पथ बन गया। पीएम मोदी समेत तकरीबन 35,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। दुनिया ने भारत की योग शक्ति को देखा। इस खुशनुमा माहौल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने दो सवाल खड़े किए। पहला सवाल ये कि क्या राज्यसभा टीवी जो टैक्स देने वालों के पैसे से चलता है उसने योगा डे का ब्लैकआउट किया। दूसरा सवाल था, योग डे में राष्ट्रपति सम्मिलित हो रहे हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है। राम माधव उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुझे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति बीमार है, मैं अपने ट्वीट वापस लेता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद सम्मान का हकदार है। I don't want any further controversy and any issue. As far as tweet is concerned, it was withdrawn. The matter closes there, ends there. लेकिन विवादित ट्वीट का तीर कमान से निकल चुका था। राम माधव ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन उपराष्ट्रपति की तरफ से जो जवाब आया उसने इस मामले को और गंभीर बना दिया। उपराष्ट्रपति के ऑफिस ने लिखा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बीमार नहीं थे, असल में उन्हें सरकार की ओर से कार्यक्रम का न्योता ही नहीं दिया गया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक उपराष्ट्रपति किसी आयोजन में तभी जाते हैं जब संबंधित मंत्री की ओर से उन्हें आमंत्रित किया जाए। गवर्नर प्रेसिडेंट के मुताबिक हमने जब प्राइम मिनिस्टर, ऐसा मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर किसी फंक्शन का चीफ गेस्ट होता है तो उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऊपर होते, इसलिए उनको बुला नहीं पाए। लेकिन राम माधव ने विपक्ष के हाथ में हथियार थमा दिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राम माधव से माफी की मांग कर डाली और कांग्रेस ने फौरन ही इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता राम माधव के बयान से परिलक्षित होती है। उनका, हमारे माननीय अंसारी साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का कसूर केवल यह है कि वो मुसलमान हैं। ध्रुवीकरण मकसद था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। नमामि गंगा ध्रुवीकरण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ध्रुवीकरण। जो कुछ बीजेपी करती है, जो कुछ ये प्रधानमंत्री करते हैं, ये ध्रुवीकरण के नजरिए से करते हैं। अब इसे राम माधव के उस विवादित ट्वीट का असर ही कहेंगे कि ट्विटर पर जल्द ही आई स्टैंड विद हामिद अंसारी ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर भी लोगों में जुबानी जंग छिड़ गई। सवाल वही है, आखिर राम माधव ने दुनिया भर में भारत के योग का परचम लहराने वाले योगा डे के दिन इस विवाद को जन्म ही क्यों दिया? प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। राम माधव पहले ट्वीट करके उपराष्ट्रपति पर निशाना साधते हैं, फिर उसके कुछ मिनटों के बाद उस ट्वीट पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद वो दोनों ट्वीट अपनी टाइमलाइन से हटा देते हैं। ये वो दो ट्वीट हैं, जब तक वो हटाते हटाते उसके पहले ये तमाम दफ्तरों में पहुंच चुके हैं और हर जगह पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आज जब कांग्रेस ने उन पर हमला किया और ये कहा कि वो
वो और उनकी पार्टी पूरे मामले को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने, जो कि जम्मू में थे, राम माधव, उनसे बात करने की कोशिश की और देखिए राम माधव किस तरीके से कैमरे से भागते नजर आए। राम माधव जी इस समय जम्मू में हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जोगा डे को लेकर जो विवाद बना था, हो गया, बार थोड़ी होता है। इसमें क्या हो कुछ गया, पॉइंट देंगे? बोल दिया। इसे लेकर काफी विवाद जो बना हुआ था, ये इसमें नहीं ले लो, ये नहीं के पास है। नहीं, आप इसमें थोड़ा बताएंगे इसमें। और इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का सवाल भी। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या राम माधव ने उपराष्ट्रपति अंसारी पर ट्वीट कर बीजेपी को, अपनी पार्टी को संकट में डाला है? हाँ के लिए टाइप करें IBN7 स्पेस देकर Y और ना के लिए टाइप करें IBN7 स्पेस देकर N। अपने जवाब हमें 51818 नंबर पर SMS करें 51818। डिबेट के आखिर में रात करीब 8:30 बजे नतीजे हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं, खास मेहमानों का परिचय कराता हूं। कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, बड़े वरिष्ठ सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। हमारे साथ अंसार रजा साहब है, जो कि चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए, राम माधव का बचाव करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर राकेश सिन्हा RSS के विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, माफी मांगी, बहुत अच्छा काम किया। अगर वो ट्वीट आज उनकी टाइमलाइन पर होता जिसमें उन्होंने माफी मांग ली थी, खेद जता दिया था, तो शायद कांग्रेस इतनी अग्रेसिव नहीं होती। हटा के गलती कर दी लगता है। सुमित जी, कांग्रेस एग्रेसिव होती नहीं होती, मुझे तो आप भी ये चर्चा करवा रहे हैं, उस पे लगता है कि कहीं ये सार्थकता है क्या। एक अंग्रेजी की कहावत थी, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। एक व्यक्ति ने ट्वीट में उनकी अपनी गलती का एहसास करके माफी मांग ली, विषय खत्म हो गया। अब उस विषय के बाद आप जिसको कहते हैं मृत को सोटी से पीटते रहना, तो पीटते रहिए। हर चीज में राजनीति करनी, और वो भी इतनी विकृत। अभी मैं बयान सुन रहा था, इतना दिग्विजय जी का इतना हल्का और इतना अजीब बयान। मतलब सांप्रदायिकता की अगर बू किसी से आती है तो उनके से आती है कि उनका ये गुनाह था कि वो मुसलमान हैं। किसी ने यहाँ मुसलमान शब्द या धार्मिक उसका कोई मतलब निकाल के बात करी थी क्या? लेकिन मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता में नहीं ठीक है, लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने ये लिखा क्यों अपने ट्वीट में कि प्रेसिडेंट पार्टिसिपेटेड बट वाइस प्रेसिडेंट डिडंट? प्रेसिडेंट तो पहुंचे नहीं थे योगा करने के लिए राजपथ पे, उन्होंने उपराष्ट्रपति पर निशाना साधा। तो सुमित जी, पहली बात तो ये, उनके ट्वीट के दो पार्ट थे। पहला हिस्सा था जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जी। 2 क्वेश्चंस। डिड राज्यसभा टीवी दैट रन्स ऑन टैक्स पेयर्स मनी कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट योगा डे इवेंट? ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पे किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया भाई? जवाब दिया गया। बड़ा योगा डे का जो क्या दिया, जवाब दिया गया। राज्यसभा टीवी के CEO हैं गुरदीप सप्पल, उन्होंने ट्वीट किया। आप जाके उनके ट्वीट चेक कर सकते हैं उनकी टाइमलाइन पे। उन्होंने कहा कि हमने कवरेज किया है। उन्होंने तीन प्रोग्राम्स भी दिखाए हैं। मैं उनकी कवरेज दे लेता हूँ लाइव। देखिए, 3 प्रोग्राम होना और उसको लाइव होना 2 अलग अलग चीजें हैं सुमित जी। जो कार्यक्रम था उसका लाइव वगैरह दिखाया तो राम माधव जी उस चीज को कर लेंगे। मैं तो उनके ट्वीट का जवाब पूछ रहा था कि क्या वो लाइव दिखाया गया? हाँ, लाइव दिखाया तो ठीक है। सत्यव्रत जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सुधांशु जी, सत्यव्रत जी, मैंने कहा ना, मैंने देखे शायद उन्होंने ध्यान से देखा नहीं है। सप्पल ने न सिर्फ लाइव कवरेज दिखाया और उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल दिया, बल्कि उन्होंने लाइव कवरेज के अलावा जो अन्य चैनल्स ने नहीं दिखाई, 3 डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई इसी योगा के ऊपर। UN के अंदर जो रेजोल्यूशन हुआ उसके पूरे इतिहास और पृष्ठभूमि पर 3 कार्यक्रम दिखाए हैं और उन्होंने इसको बाकायदे अगर उन्होंने दिखाए तो बहुत लिंक दिए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ सुधांशु जी, अगर सुधांशु जी सुनिए ना, ठीक है, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही खत्म कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कम्युनल कर दिया इस इशू को, मुसलमान शब्द का नाम लेके। राम माधव ने नहीं किया क्या वाइस प्रेसिडेंट पर हमला करके? उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पे अगर कोई टिप्पणी करी तो क्या उनके धार्मिक स्टेटस पे करी? क्या उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए इन्होंने ये करा? ये सोच नहीं किया। ये जो है ये अगर उनकी जानकारी में एक गलत जानकारी थी, उनकी जानकारी थी कि राष्ट्रपति आए थे, उपराष्ट्रपति नहीं आए थे, ये जानकारी उन्होंने मान लिया कि मेरी जानकारी गलत थी। एक जानकारी के आधार पे उन्होंने चीज कही और उसके बाद मान लिया कि मेरी जानकारी गलत थी।
एक बार गलती मान ली और ये स्वीकार कर दिया कि मेरी जानकारी गलत थी, फिर क्या बचा इसमें? फिर उसके अंदर सांप्रदायिकता आ जाती है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि अगर राम माधव जी ने लिखा होता कि भाई इन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये मुसलमान है, तो शायद सबको कहने का हक था। लेकिन जिस कॉनेटेशन को उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करा, जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात ही नहीं करी, उस परिप्रेक्ष्य में उसमें धार्मिकता लाना, उसमें सांप्रदायिकता लाना, आपको लगता नहीं कि किस मानसिकता से ग्रस्त है ये लोग? और शायद जनादेश के बाद भी इनको समझ नहीं आई है कि देश की राजनीति सांप्रदायिकता से बहुत दूर जा चुकी है और हर चीज में सिर्फ सांप्रदायिकता खोजना। मैं काउंटर पूछूंगा, राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं। अंसार साहब आपने हाथ उठाया था। अंसार साहब। सुधांशु जी, बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं कि मैंडेट मिला है, ये मिला है, वो सारी चीजें। आप एक बात, जब आदमी कलम उठाता है और कागज पर कुछ लिखने की कोशिश करता है तो जो चीज उसके जहन में चल रही होती है वही कागज पर उतारता है। पहली चीज, उन्होंने इस चीज को दर्शाया, जो कुछ भी उन्होंने लिखा बाद में हटाया, क्या किया, वो हम उधर नहीं जाए। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें हिंदुस्तान के वजीर आजम का डबल गेम नजर नहीं आ रहा है? इससे पहले की तमाम डिबेटें उठा करके देख लीजिए, साक्षी महाराज का बयान, योगी का बयान और प्राची का, जितने भी लोगों ने बयान दिए, एक तरफ हिंदुस्तान के वजीर आजम ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबकी बात करते हैं, और उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आती। या तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात कोई एमपी सुनने को तैयार नहीं है, बयान बंद नहीं हो रहे हैं, और इस तरह की मानसिकता आज नजर आई। राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया? क्या वजह है उसकी? राष्ट्रपति ने योगा किया था कल राष्ट्रपति भवन में, योगा वहां मौजूद नहीं थे। हाँ, लेकिन सुधांशु जी, मैं बोलूं सुमित जी? बोलिए बोलिए बोलिए। सुमित जी देखिए, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, यही देश का राजनीतिक जो सांप्रदायिक माहौल है उसको दूषित करते हैं। अच्छा, खराब करते हैं बात में हाँ, दूषित करते, खराब क्या, मैं तो दूषित। मतलब योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज नहीं कर रहे हैं? हमने एक सवाल कर दिया तो हमने दूषित कर दिया। ओ महाराज, जनाब, जवाब बोलने थोड़ी तहजीब रखिए। योगा का समर्थन किया था, उसके बाद सब लोग सामने आए। लेकिन कुछ किसी चर्चा में कोई तहजीब रखनी चाहिए। आप जब बोल रहे थे, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, मैंने बीच में नहीं टोका। जब मैं बोल रहा हूं, आपको बीच में बोलने का हक नहीं है। आप अपनी बात रखिए। बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए, चलिए बोल लीजिए, आप बोलिए सुधांशु जी। सुमित जी, इसमें बू देखिए कितनी आ रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी ने उसमें पार्ट करा और उपराष्ट्रपति जी ने उसमें भाग नहीं लिया। इस पे उन्होंने आपत्ति जताई। उसके बाद वो ट्वीट करके कहते हैं मेरी जानकारी गलत थी और मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद ये सारा विश्लेषण सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में करना, आपको लगता नहीं एक बीमारू मानसिकता का परिचय हो रहा है? राकेश सिन्हा, आप मानेंगे जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, बात ठीक है, उन्होंने वहां पे सुन लीजिए, आप ही की बात, आप ही को सपोर्ट करा रहा हूं। मैं आखिरी बात, सुधांशु जी एक मिनट, राकेश सिन्हा साहब से पूछ लूं। राकेश जी, आपको लगता नहीं कि जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, कांग्रेस तिल का ताड़ बना रही है, बाल की खाल निकाल रही है, क्या आपको भी ऐसे लगता है? सुमित जी, भारत में हर व्यक्ति का कोई ना कोई जाति है और कोई ना कोई धर्म है। जाति और धर्म हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तब तो हम किसी भी व्यक्ति पर जब सवाल खड़ा करेंगे तो उसकी जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर विवाद होगा और तब हम किसी भी व्यक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएंगे। इस पृष्ठभूमि में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राम माधव जी ये ट्वीट नहीं करते तो निश्चित रूप से अच्छा होता। पार्टी का एम्बैरेसमेंट हुआ है, नहीं करना चाहिए था ट्वीट। और लोकतंत्र में गलतियां होती हैं और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग यदि करते हैं तो कोई बात नहीं। लोकतंत्र में एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए और इसको तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। जो सुधांशु जी ने कहा, इसको तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। राम माधव जी ने जब उसे डिलीट किया, इसका साफ अर्थ था कि उन्होंने जिस जानकारी के साथ ट्वीट किया था वो जानकारी गलत थी, इसलिए उस ट्वीट के अस्तित्व को उन्होंने अपनी तरफ से समाप्त कर दिया। यह एक चैप्टर क्लोज करने जैसा हुआ। कांग्रेस उस चैप्टर को रिवाइव कर रही है। और कौन? दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 26/11 पर में देश की संप्रभुता पर जब हमला हुआ तो एक पुस्तक रिलीज किया और आरएसएस पर हाथ लगाया, पाकिस्तान का बचाव करते हुए आरएसएस को दोषी ठहराया। यदि सत्यव्रत जी कुछ बात कहते हैं तो मैं गंभीरता से लेता हूं। दिग्विजय सिंह जब कहते हैं तो उनके पीछे राकेश जी, उसके पीछे दिग्विजय सिंह ने जो किया सो किया। इसे दिग्विजय सिंह
देश की राजनीति का सांप्रदायिकरण ज्यादा किया है और मुझे नहीं पता सत्यव्रत जी दिग्विजय सिंह का बचाव करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश साहब से बात कहलवाई सत्यव्रत जी कि ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी स्वयं मौजूद हैं और सक्षम हैं अपना बचाव करने के लिए, उन्हें मेरे जैसे वकील की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर 2, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये बहस गलत दिशा में क्यों चलाई जा रही है। सभी लोग गलत दिशा में बात कर रहे हैं। अरे राम माधव ने क्या कह दिया होगा, गैर जानकारी में कह दिया होगा, गलती उन्होंने मान ली। ये सब अपनी जगह, क्यों कहा, कैसे कहा, उसके पीछे विश्लेषण करने के बजाय पहला और बुनियादी सवाल ये उठना चाहिए कि भाई आपने उपराष्ट्रपति जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया। ये कोई नहीं पूछ रहा। सरकार ने राष्ट्रपति को तो आमंत्रित किया, सरकार ने अपने मंत्रियों को आमंत्रित किया, अपने सांसदों को आमंत्रित किया, अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो अपने अपने प्रदेश में ये आयोजन करें। जब इतने सारे लोगों को आपने बुलाया, अधिकारियों तक को बुलाया, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया, स्कूली बच्चों को बुलाया, इन सबको बुलाया, तो एक बात मेरे जहन में उठ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही कि भाई जब इन सबको बुलाया तो उपराष्ट्रपति को इस देश के क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया था ना। राष्ट्रपति जी को उन्होंने आमंत्रित किया था, उन्होंने आकर के बाकायदा उसकी शुरुआत का वो डंका बजाया था, राष्ट्रपति ने आके, फिर वो चले गए। लेकिन औपचारिक रूप से वो वहां आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत की उद्घोषणा डंका बजा के, वो बैंड बजा करके उन्होंने की, ढोल बजा करके की। लेकिन जब सब लोग आए सुधांशु जी, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उपराष्ट्रपति जी को आमंत्रित करने में इस सरकार को क्या कठिनाई थी, क्या दिक्कत थी, उसके पीछे कौन सी सोच थी, ये समझ के बाहर है। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं आप। समझिए, मैं बड़ा खुश हूं कि कम से कम चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस की जो आज की टिप्पणी थी वो कितनी फालतू और कितनी बेबुनियादी और कितनी सार्थकता के बिना थी, वो मान लिया। ये बातें बहुत शुक्रगुजार सुधांशु जी, ये बातें न करिए, क्योंकि हमारी टिप्पणी पर मैं अभी आगे कुछ बोलने वाला हूं। आप जब बोलेंगे तब मैं जवाब दे दूंगा, उससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। जी बोलिए सत्यव्रत जी, आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। मैं तो कम से कम आपके बयान में कहा कि इसकी सार्थकता नहीं थी, जो जब माफी मांग ली, कौन राम माधव माफी मांग ली, खत्म हो गई, इसका क्या संज्ञान लेना। बहुत अच्छी बात कही। चलिए, कांग्रेस को इस शिक्षा मिल जाए तो शायद उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, जवाब दीजिए ना। उपराष्ट्रपति को क्यों छोड़ दिया? अब सुन तो नहीं भाई, थोड़ा सा मेरी बात को अगर रखने का समय दे दिया बहुत अच्छा हो जाए। समित जी, क्या हर कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी और उनके साथ उपराष्ट्रपति जी बुलाए जाते हैं? एक प्रश्न का जवाब मैं तो सरकार में कभी रहा नहीं, चतुर्वेदी जी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा जानते हैं। चतुर्वेदी जी बतला दें कि क्या हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी के साथ उपराष्ट्रपति जी बुलाए जाते हैं या नहीं बुलाए जाते हैं? अगर नहीं बुलाए जाते तो फिर क्या मतलब है? हर उस कार्यक्रम में जिसमें वो नहीं बुलाए जाते उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाना चाहिए। भाई इनको इसलिए नहीं बुलाया गया शायद क्योंकि ये जो है मुसलमान है। सुधांशु जी, से हम लोग बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, खत्म कर लो। आखिरी मैं अपना तर्क दे दूं, उसके बाद आप बोल जल्दी। आप कितनी खतरनाक, कैसे तर्क यहाँ पे पैदा हो रहे। हर कार्यक्रम में अपना एक फॉर्मेट होता है, अपनी अपनी एक वो होती है, उसमें बुलाया किसको नहीं बुलाया। आज इस पे प्रश्न लगने वाले, क्योंकि मैंने कहा हाँ, अगर ये होता है कि भाई हर कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी के साथ उपराष्ट्रपति जी को जरूर बुलाना चाहिए और फिर ना बुलाया जाए। चाहता हूं मैं आपकी बात को काटता हूं। पूरी दुनिया शामिल हो रही थी इसमें, 192 देश। क्या 192 देश के पास ये मैसेज नहीं किया कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं हिंदुस्तान में? आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को? अरे अंजार साहब, मैं जानता हूं आपकी मानसिकता और मैंने आपसे इसीलिए कहा कि इनके बयान से तो मैं इतना शुभ था कि क्या क्या सोच हो गई है लोगों की और क्या क्या बोल लेते हैं लोग। आप मुझे बताइए ना। सत्यव्रत जी कुछ बोल रहे हैं, सत्यव्रत जी कुछ बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं सुधांशु जी आप सुनिए, अब आप सुनिए, सत्यव्रत जी को सुनिए। सुधांशु जी एक मिनट, मैं आपको हाईटेक नहीं करने दूंगा, जवाब सुनिए। सुधांशु जी, मेरा केवल एक ही कहना है,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ किसी कार्यक्रम में शामिल न होते हों, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। और जब आप एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं, आपकी सरकार, जिसको आपने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, पूरे विश्व भर के देशों को जिसमें शामिल करते हुए आपने एक अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर का एक आयोजन किया है, और जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय गर्व की बात है हमारे लिए, अगर ऐसा है तो क्या राष्ट्र के उस गर्व में आपके उपराष्ट्रपति का शामिल होना जरूरी नहीं था? ये किस मानसिकता का परिचय है? एक बात। दूसरी बात, मुझे इस बात पर एतराज नहीं है कि राम माधव जी ने क्या कहा। राम माधव हैं कौन? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वरिष्ठतम पदाधिकारियों में से एक, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, और सरकार के अंदर उनकी अपनी हैसियत बहुत बड़ी है। राम माधव जैसे व्यक्ति बिना जानकारी लिए किसी व्यक्ति के बारे में कोई अपनी धारणा व्यक्त कर दें, बिना जानकारी लिए, और फिर उस धारणा के पीछे वजह क्या है? वजह केवल एक है, वो सबको जाहिर हो रही है, हम उसे चाहे जितना ढाका मुंदी करें, वजह साफ सिर्फ एक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अंसारी, राकेश जी अंसारी हैं, इसलिए ये भी पता लगाने की 26 जनवरी की तस्वीर भी याद है। एक मिनट, मैंने तो इनसे नहीं पूछा कि भैया मुख्तार अब्बास नकवी थे कि नहीं। हाँ। मैंने नहीं पूछा इनसे कि नजमा हैबितुल्लाह थी कि नहीं। मैंने तो नहीं पूछा इनसे कि इनके यहाँ के और जो सिन्हा साहब जवाब दीजिए, और जो लोग हैं वो ऐसे कितने लोग वहां मौजूद थे, हमने तो नहीं पूछा। मैं तो सिर्फ आपका केवल उपराष्ट्रपति, ये दुर्भाग्य की स्थिति है जी कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता 1942 में कहा, वही कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने योग की तुलना कुत्ते से की। आज बातें होनी चाहिए। अगर जिस योग को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, संदर्भ है क्या? जिस योग को दुनिया ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस की अब ये खिसियाहट है, फतवा था कि कोई ये अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की खिसियाहट है। शामिल नहीं हो। आप अब अपने दुष्कर्म को छिपाने के लिए आप कुतर्क गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कुतर्क आपके हित में नहीं है। ये आपकी बौखलाहट है। कांग्रेस के कार्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, के पीछे कांग्रेस के कार्यालय में क्यों नहीं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में योग का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? 10 जनपद में योग का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, आपके पास कोई कारण नहीं है, और यही आपकी सरकार और आपकी पार्टी की मानसिकता को सिद्ध करता है। उसे छिपाने के लिए अब आप कुतर्क गढ़ना चाहते हैं। यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस का कार्यक्रम था। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कार्यक्रम को सोनिया गांधी ने क्यों नहीं अपने दफ्तर में आयोजित किया? अरे आपकी सरकारी कार्यक्रम है, आपकी सरकार आयोजित करेगी, अपने उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाएगी। सोनिया गांधी की उसमें कहां भूमिका है? ये आपकी हमारी सरकार में, भारत की सरकार है। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में पूरे दोनों लोग योग का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? आपके दोस्त वही मानसिकता, आपके दोस्त सीताराम येचुरी योग को कुत्ता कहते हैं, कुत्ते से तुलना करते हैं। चतुर्वेदी सवाल दोनों से पूछे जा रहे हैं, कुत्ते से तुलना करते हैं। कि हामिद अंसारी को क्यों नहीं बुलाया और कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं शामिल हुई? ये सवाल दोनों से पूछे जाएंगे और देश की जनता जानना चाहेगी। एक मेरे पास देखिए, मैं सुमित जी, राकेश जी, सुमित जी, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ साफ तौर पर, ये एक चूक थी, ये ट्वीट करना एक चूक थी, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। उपराष्ट्रपति को बुलाना, उपराष्ट्रपति को ना बुलाना, क्या वो चूक थी? उपराष्ट्रपति को ना बुलाना चूक थी? बुलाना इस कार्यक्रम में ये उससे बड़ी चूक थी। मानिए राकेश जी, इसको क्या कहेंगे इस बात पे? उससे बड़ी चूक। अरे सुमित जी, देखिए, मैं तो जो है, देखिए, मैं यह भारत सरकार की मंत्री ने जवाब दे दिया। मेरा सवाल है एक नागरिक के नाते, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में सोनिया गांधी ने क्यों नहीं योग का कार्यक्रम आयोजित किया? प्रोटोकॉल नहीं, सोनिया गांधी ये करा था हवाई यात्रा पर निकल गई थी। प्रधानमंत्री योगा करते करते पब्लिक के अंसार साहब, राकेश जी, सदर जी,
मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी। ये चूक कह रहे हैं, वो चूक नहीं थी, वो शरारत थी, एक मानसिक जानबूझ करके किया गया है ये तो सोनिया गांधी क्यों नहीं थी? आप जवाब नहीं दे रहे सत्यव्रत जी, सोनिया गांधी क्यों नहीं थी? बार बार इस बात पर वैश्विक था, आपने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम था, अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, तमाम राज्यों को जा सकते हैं, हमें पाखंड करने की कोई जरूरत नहीं। पाखंड हुआ, दुनिया भर में पाखंड, 40,000 लोगों ने ये पाखंड कर रहे हैं, करें, हमें उसमें इनके पाखंड में शामिल होने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात है, आपका कहना है कि योग पाखंड है, बहुत अच्छी बात है। आपकी मानसिकता में अगर योग पाखंड है तो हो सकता है वैसे इस देश की मानसिकता में योग भी पाखंड नहीं है। पुतिन ने सवाल उठाया है कि कभी नरेंद्र मोदी ने खुद भी आज के पहले योग अभी आप किया, कह रहे थे वैश्विक था, आप और आप भी आरएसएस के समर्थक हैं, वेद प्रताप वैदिक जी, उन्होंने आज अपने लेख में लिखा है कि आपके प्रधानमंत्री जितनी भी क्रियाएं कर रहे थे, आसन कर रहे थे, एक भी ठीक नहीं था। मैं माफी मांग रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। वक्त की कमी है। सुधांशु जी, सत्यव्रत जी, राकेश जी, अंसार आजाद साहब, डिबेट नंबर 1 मुझे यहाँ पे क्लोज करना होगा। वक्त से मैं काफी ज्यादा शूट कर चुका हूँ, ऊपर जा चुका हूँ। हमारा सवाल आज का यही था कि क्या राम माधव ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर ट्वीट कर अपनी पार्टी को संकट में डाला? हमें जो जवाब मिले, हजारों की संख्या में 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 33% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी ज्यादातर IBN 7 का दर्शक वर्ग जो ये कार्यक्रम देख रहा था, उनका कहना है कि राम माधव ने गलती की है, पार्टी को मुसीबत में जाने अनजाने डाल दिया है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो डिबेट नंबर 2 और बात होगी कलम के कत्ल की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की घटनाओं के संदर्भ में, इस ब्रेक के बाद।